प्यारे बच्चों, हम लोग इरर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे थे। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखा। इसके बाद हमने आधे से 1 घंटे का गैप लिया क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम है तो मैं लगातार नहीं कर पा रहा था चीज़ों को, इसलिए थोड़ा सा मैंने गैप लिया। अब फिर से मैं आया हूं और क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन ये जो वीडियो बनेगी, इस वीडियो को भी मैं पहले वाली वीडियो में मर्ज कर दूंगा ताकि सभी क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में मिल जाए प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम फिर से क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं और ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज 1 mm. Its vernier scale is divided into 10 divisions and coincide with 9 divisions of the main scale. When jaws are touching each other, the 7th division of vernier scale coincides with a division of main scale, and the zero of vernier scale is lying right side of the zero of main scale. When the vernier is used to measure length of a cylinder, the zero of the vernier scale between 3.1 cm and 3.2 cm and fourth VSD coincides with a main scale division. The length of the cylinder is. तो प्यारे बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है मेंस के लेवल के हिसाब से, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कई बार कर लेंगे और ऐसे और भी क्वेश्चंस जब आपको मिलेंगे तो वहां भी आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं और इसमें दी गई सभी बातों को हम यहाँ पर इस बार नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज 1 mm. ये क्या बोल रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल के लिए जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm है। अब इसका क्या मतलब है? लीस्ट काउंट का मतलब ये हुआ कि मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ 1 mm है प्यारे बच्चों। ठीक, तो इस चीज को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। मेन स्केल के एक डिवीजन की जो लेंथ है वो 1 mm है। अब देखिए, स्केल से हम मेन स्केल से हम कितना कम से कम डिस्टेंस माप सकते हैं, वो ये है। लीस्ट काउंट का मतलब यही है कि कितना कम से कम डिस्टेंस हम माप सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, वही उसके लिए लीस्ट काउंट होता है प्यारे बच्चों। ठीक, तो कम से कम वैल्यू जो भी किसी इंस्ट्रूमेंट से मापी जा सकती हो वो उस इंस्ट्रूमेंट के लिए लीस्ट काउंट हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि मेन स्केल के लिए जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm है। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम जो डिस्टेंस उससे मापी जा सकती है उसको हम बोलेंगे 1 mm। ठीक, अब कम से कम कितनी डिस्टेंस माप सकते हैं? एक खाने के बराबर की डिस्टेंस को। तो प्यारे बच्चों, ये एक खाने की डिस्टेंस है। एक खाने यानी कि एक डिवीजन की लेंथ है। ठीक प्यारे बच्चों, तो मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ हो गई 1 mm। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए आगे, इट्स वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स एंड कोइंसाइड विद 9 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। तो इन्होंने क्या कहा कि वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स मैच कर रहे हैं मेन स्केल के 9 डिवीजन से। अब इसका ये मतलब हुआ कि वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स की जो लेंथ होगी वो मेन स्केल के 9 डिविजन्स के लेंथ के इक्वल होगी। इसका ये मतलब हुआ। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए, इसके लिए भी सबसे पहले मैं कुछ मान लेता हूं। मैं ये मान लेता हूं कि वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ b है। ऐसा अगर मान लिया जाता है बच्चों कि वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ b है, तो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 इंटू बी है ना। तो 10 इंटू बी ये हो जाएगी वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन की लेंथ। अब ये इक्वल होना चाहिए मेन स्केल के 9 डिवीजन के लेंथ के। तो मेन स्केल के 9 डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी? मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ तो हमें पता है 1 mm। 9 डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी? तो 9 इंटू 1 mm, या मैं कहूं 9 mm प्यारे बच्चों। ठीक, तो 9 mm ये इधर हम लिख देंगे। अब देखिए, अगर मुझे v की वैल्यू निकालनी हो तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये इतना निकल के आ जाएगा। अब ये v क्या है प्यारे बच्चों? हमने v किसके लिए माना था? हमने v इसके लिए माना था वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ के लिए। तो वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ हमने निकाल ली प्यारे बच्चों। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे। इससे थोड़ा सा आपको और ज्यादा अच्छे से चीजें पता चलेंगी क्योंकि यहां भी हमने 1 m लिखा है। तो 1 m का मतलब ये हुआ कि मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ, और 1b क्या बताएगा? वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हमने इन दो चीजों को निकाला। अब अगर मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ हमने प्राप्त कर लिया है, तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होगा वो भी अब बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। प्यारे बच्चों, जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का वो होता है मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीजन के लेंथ। प्यारे बच्चों, ऐसे मेन जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होता है?
वर्नियर मेन स्केल के एक डिवीजन के लेंथ माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीजन के लेंथ के प्यारे बच्चों। ठीक, तो चलिए यहाँ पर इनकी वैल्यूज डालेंगे हम। मेन स्केल का एक डिवीजन कितना है 1 mm और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना है 0.9 mm प्यारे बच्चों। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 mm, यानी कि जो लीस्ट काउंट आ गया वर्नियर कैलिपर्स के लिए वो हो गया 0.1 mm प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि क्या जानकारियां मिल रही है। When jars are touching each other, the seventh division of vernier scale coincides with the division of main scale, and the zero of vernier scale is lying right side of the zero of main scale. अब इसका मतलब क्या हुआ, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल यानी कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पर है। कब, जब जाज चिपके हुए हो। जाज चिपके होने का मतलब क्या है कि दोनों जाज के बीच में कोई वस्तु नहीं है, दोनों जाज चिपके हुए हैं, फिर भी उनके जो जीरो है वो दूर दूर है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पर है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जीरो एरर भी है और जीरो एरर कैसी है, पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पर है प्यारे बच्चों। और कितनी पॉजिटिव एरर है ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वर्नियर स्केल का 7th डिवीजन मैच कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन से, तो इसको भी निकाल सकते हैं कि कितनी जीरो एरर है। तो प्यारे बच्चों अगर मुझे जीरो एरर निकालना हो तो जीरो एरर अगर मुझे यहां पर निकालना हो तो जीरो एरर कितनी हो जाएगी, तो जितने डिविजन्स मैच कर रहे हैं इनटू लीस्ट काउंट, ऐसे तो 7 इनटू लीस्ट काउंट इसका है 0.1 mm, अभी हमने यहां से निकाला। तो प्यारे बच्चों 0.7 mm की यहां पर पॉजिटिव जीरो एरर भी है। ये कैसी एरर है प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव जीरो एरर है, ये भी समझ के चलिएगा। ठीक है, चलिए ये तो पॉजिटिव जीरो एरर हमने यहां पर निकाला। अब हम आगे चीजों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। चलिए यहां पर देखिए, when the vernier is used to measure length of a cylinder, the zero of the vernier scale between 3.1 cm and 3.2 cm and the fourth VSD coincides with a main scale division, the length of the cylinder is। अब क्या किया गया, अब दोनों जाज के बीच में एक सिलेंडर को फिट किया गया है, उसकी लेंथ को मापना है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसकी लेंथ को मापना है और जब उसको बीच में फिट किया गया तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो प्यारे बच्चों 3.1 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पर है, ऐसा इसने बोला। इस चीज का मतलब जरा यहां पर समझिएगा, इस चीज को मैं यहां पर थोड़ा सा बनाकर दिखाता हूं। देखिएगा, हमारे पास मान लीजिए ये एक मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, इस तरीके से ये मेन स्केल का जीरो वाला पॉइंट है। ठीक, ये मेन स्केल का जीरो वाला पॉइंट है, फिर 1 2 3 4 5, ठीक, एक ऐसे ऐसे मतलब है ना, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और थोड़ा इसको आगे बढ़ाए 1 2 3 4 5, ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास कोई चीज है, ये जीरो है, ये 1 सेंटीमीटर वाला है, ये 2 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है। ठीक, इस तरीके से मान लीजिए ये 0.5 वाला पॉइंट है, ये 1.5 वाला पॉइंट है, इस तरीके से। और एक वर्नियर स्केल भी होती है, ये तो मेन स्केल हो गया। अब वर्नियर स्केल मान लीजिए हमारे पास ऐसे है, हम बना लेते हैं वर्नियर स्केल को, कुछ ऐसे बना लेते हैं, बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये मान लीजिए मेरे पास प्यारे बच्चों इस तरीके से आगे वर्नियर स्केल है। ठीक है, तो इसका जीरो मान लीजिए, इसका जीरो मान लीजिए कि यहां पर है, इसका जीरो यहां पर है। इस वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो यहां पर दिख रहा है आपको, यहां पर। ठीक, तो ये कौन सा पॉइंट है, देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, 1.1 1.2 1.3, तो 1.3 का पॉइंट हुआ ये, और ये जो पॉइंट हुआ ये 1.4 का पॉइंट हुआ प्यारे बच्चों, 1.4 का। अब होता क्या है कि जिस भी वस्तु की लेंथ को हमें मापना हो प्यारे बच्चों, उसको मेन स्केल के जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो के बीच में फिट किया जाता है। मेन स्केल के जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो के बीच में उसको रखा जाता है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। ये मान लीजिए मैंने कोई वस्तु रख दी, इसकी लेंथ मुझे मापना है, ऐसे ऐसे मैंने कोई वस्तु रख दी। अब यहां से यहां तक ये वस्तु है प्यारे बच्चों, तो एक चीज देखिए, यहां पे जो वर्नियर स्केल है उसका जो जीरो है वो 1.3 और 1.4 के बीच में कहीं पर है। ठीक है, तो यहां पे ये जो वस्तु है
इसकी लेंथ मेन स्केल से देख करके इतना तो कहा जा सकता है कि ये 1.3 से आगे कुछ है। ठीक है, तो 1.3 की जो लेंथ है इसकी, वो तो मेन स्केल से देखकर ही बताई जा सकती है। ठीक है, 1.3 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो तो यहाँ पे इससे मेन स्केल से देखकर ही बताई जा सकती है। अब ये आगे कितनी लेंथ होगी, ये जो लेंथ है, यानी कि यहां से यहां तक इस वस्तु की लेंथ कितनी होगी, इस लेंथ को हमें आगे फिर निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन के माध्यम से। इसके लिए हम ये देखेंगे कि इस वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन आगे चल के मैच कर रहे हैं इस मेन स्केल के डिवीजन से, फिर हम उसको सॉल्व करके आगे चीजों को निकाल पाएंगे। लेकिन 1.3 तक की डिस्टेंस तो हम मेन स्केल से देखकर ही बता सकते हैं, उसके लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चीजों को सॉल्व किसके लिए करेंगे, 1.3 और वर्नियर स्केल के 0 के बीच की डिस्टेंस के लिए प्यारे बच्चों। तो यहां भी यही करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, फिर देखिएगा मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। इन्होंने क्या कहा है कि जिस भी सिलेंडर की लेंथ मापनी है प्यारे बच्चों, तो जब सिलेंडर को फिट किया गया ना, तो वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल पर 3.1 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर के बीच में आपको दिख रहा है। देखिए कहां पे 3.1 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर के बीच में आपको दिख रहा है वर्नियर स्केल का 0। तो वर्नियर स्केल का 0 मान लीजिए यहां है, और ये आगे वाला पॉइंट 3.2 सेंटीमीटर है, और पीछे वाला जो पॉइंट है वो 3.1 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के बीच में यानी 3.1 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर के बीच में ये वर्नियर स्केल का 0 है प्यारे बच्चों। तो यहां तक की लेंथ तो हम मेन स्केल से देखकर ही बता सकते हैं ना, यहां तक की लेंथ हम मेन स्केल से ही देखकर बता सकते हैं। अब सॉल्व किसके लिए करेंगे, यहां से यहां तक की लेंथ के लिए प्यारे बच्चों। तो ये 3.1 सेंटीमीटर की लेंथ तो हमको पता ही है। अब इसमें हम ऐड क्या करेंगे, इतनी डिस्टेंस को और ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, तभी तो इसकी डिस्टेंस पता चलेगी। तो चलिए इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि जो वर्नियर स्केल है उसका 4th डिवीजन आगे चलकर मैच कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन से। इसका मतलब क्या हुआ कि 4th डिवीजन आगे मैच कर रहा है, इसका मतलब प्यारे बच्चों 4 इंटू लीस्ट काउंट, इतनी डिस्टेंस इसमें हमें और जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज कैसे निकल के आती है, ये ऐसे निकल के आती है, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 4 डिवीजन होंगे मेन स्केल के जो 4 डिवीजन होंगे माइनस, मतलब 4 डिवीजन की जो लेंथ होगी मेन स्केल के माइनस वर्नियर स्केल के 4 डिवीजन की जो लेंथ होगी, वो लेंथ यहां निकल के आएगी प्यारे बच्चों, वो लेंथ यहां पर निकल के आएगी। और इसको डायरेक्टली हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 4 इंटू लीस्ट काउंट से प्यारे बच्चों। तो इसको डायरेक्टली निकाल लो, या फिर ऐसे कर लो कि मेन स्केल के 4 डिवीजन की लेंथ कितनी है माइनस वर्नियर स्केल की 4 डिवीजन की लेंथ कितनी है। तो मेन स्केल के 4 डिवीजन की लेंथ अगर हम देखें तो मेन स्केल के 1 डिवीजन की लेंथ तो 1 mm है, तो 4 डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी 4 mm, और माइनस क्या 4 डिवीजन की लेंथ किसके, वर्नियर स्केल के। तो वर्नियर स्केल की डिवीजन की लेंथ कितनी है 0.9 mm, और इसके 4 डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 0.9 mm इंटू 4। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करने जाए प्यारे बच्चों इसको, तो 4 mm को अगर मैं कॉमन ले लूं दोनों से, तो आपको मिलेगा 1 माइनस 0.9, यानी कि क्या मिला 4 mm इंटू 0.1, या मुझे मिला 0.4 mm प्यारे बच्चों। अब यहां अगर डायरेक्टली लीस्ट काउंट की वैल्यू हम रख दे, लीस्ट काउंट जो कि है 0.1 mm, लीस्ट काउंट कितना है 0 mm, तो यहां से भी ये 0.4 mm ही निकल के आएगा, जो कि यहां से निकल के आता। तो प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, और डायरेक्टली आप इसको भी लिख सकते थे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये इसके लिए रीडिंग हो गई। चलिए इसको थोड़ा सा और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं ऐसे। चलिए 0.4 mm। अब एक चीज देखिएगा, ये सेंटीमीटर में है, ये mm में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ही बना लेते हैं। देखिएगा ये अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बनाने जाऊं तो मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो इसके लिए जो रीडिंग निकल के आई वो क्या निकल के आई, तो ये आप इन दोनों को जब ऐड कर लोगे तो ये इतनी निकल के आएगी प्यारे बच्चों, इतनी। लेकिन ये इसकी अभी एक्चुअल रीडिंग नहीं है, क्योंकि इसमें इनिशियली 0 एरर भी थी। जब उस सिलेंडर को नहीं फिट किया गया था तब भी ये कुछ रीडिंग बता रही थी। कितनी रीडिंग बता रही थी 0.7 mm की रीडिंग ये पहले ही बता रही थी, जबकि कुछ भी फिट नहीं था। ठीक, तो जब इंस्ट्रूमेंट को फिट, जब हम किसी वस्तु को फिट कर देंगे प्यारे बच्चों और उसकी लेंथ नापेंगे, तो इतनी लेंथ तो ज्यादा होगी ना, क्योंकि इतनी लेंथ पहले से ही थी। ठीक, तो इतनी लेंथ को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तब जो वस्तु है उसकी एक्चुअल लेंथ पता चलेगी। तो इसको हमें अभी घटाना भी पड़ेगा, इसको अभी हमें यहाँ से घटाना भी पड़ेगा। अब ये सेंटीमीटर में है, ये mm में है, तो इसको भी पहले सेंटीमीटर में ही हम चेंज कर ले, तो ये क्या मिलेगा देखिएगा 3.4 सेंटीमीटर माइनस
3.07 सेंटीमीटर। तो ये निकल के आएगा 3.07 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये इसके लिए प्यारे बच्चों आंसर हो गया 3.07 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका सलूशन रहा। चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। The pitch and the number of divisions on the circular scale for a given screw gauge are 0.5 mm and 100 respectively. When the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 divisions below the main line. The readings of the main scale and the circular scale for a thin sheet are 5.5 mm and 48 respectively. The thickness of the sheet is। तो प्यारे बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा और ऐसे और भी क्वेश्चंस अगर मिलेंगे तो उनकी भी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं एक बार और। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार और पढ़ते हुए इसकी बातों को यहाँ पर लिखते भी चलना है अब हमको। चलिए, The pitch and the number of divisions on the circular scale for a given screw gauge are 0.5 mm and 100 respectively. यानी कि स्क्रू गेज के लिए जो पिच है वो 0.5 mm है और इसका जो सर्कुलर स्केल है उसमें 100 डिविजन्स है प्यारे बच्चों। अब एक चीज समझ लीजिए कि पिच क्या होता है। प्यारे बच्चों अगर सर्कुलर स्केल को पूरा एक रोटेशन करा दें तो पूरा एक रोटेशन के बाद ये मेन स्केल पर कितनी डिस्टेंस सरक जाएगा वही डिस्टेंस प्यारे बच्चों पिच होती है। ठीक, तो अब आप पिच को समझ गए। अब प्यारे बच्चों सर्कुलर स्केल पर इसमें बोला गया है कि 100 डिविजन्स है। ठीक है, तो अगर इसमें 100 डिविजन्स है उसका क्या मतलब हुआ कि अगर पूरा एक कंप्लीट रोटेशन हम लोग करा रहे हैं सर्कुलर स्केल का तो हम 100 डिवीजन से घुमा रहे हैं इसको। कितना? 100 डिवीजन्स। तो प्यारे बच्चों 100 डिवीजन से घुमा देने पर ये मेन स्केल पर 0.5 mm सरकेगा, ये इसका मतलब है। तो प्यारे बच्चों अगर इस स्क्रू गेज का हमें लीस्ट काउंट निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर 100 डिवीजन घुमाने पर ये 0.5 mm सरकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक डिवीजन अगर घुमाया जाए तो कितनी डिस्टेंस ये सरकेगा यही इसके लिए लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगर मुझे इसका लीस्ट काउंट निकालना हो, इस पर्टिकुलर स्क्रू गेज के लिए अगर मुझे लीस्ट काउंट निकालना हो तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 0.5 mm, क्योंकि 0.5 mm तो 100 डिविजन्स घुमाने पर चला है। 100 डिविजन्स घुमाने पर 0.5 mm चला है तो एक डिवीजन घुमाने पर जितनी डिस्टेंस चलेगा वही लीस्ट काउंट होगा। तो प्यारे बच्चों 0.5 mm बाई 100 ये इसके लिए लीस्ट काउंट होगा। चलिए इसको और अधिक अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये मिलेगा 0.005 mm, ये इसके लिए लीस्ट काउंट हो जाएगा। और जो भी बातें मैंने बोली ये कॉन्सेप्चुअली अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला याद रख सकते हो। स्क्रू गेज के लिए जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है? पिच, जो भी उसकी पिच हो अपान में सर्कुलर स्केल में जो जितने भी डिवीजन्स हो वो प्यारे बच्चों। तो इसमें जो पिच है वो डायरेक्टली आपको पता है 0.5 mm और सर्कुलर स्केल के डिवीजन्स की संख्या भी आपको पता है 100। तो डायरेक्ट फार्मूले से भी आप निकाल सकते थे अगर आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों समझ में नहीं आती। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें पता भी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व कर पाओगे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें काफी चीजें हैं समझने के लिए। अगर आप कॉन्सेप्चुअली वीक हो तो क्वेश्चन को पूरी तरीके से आप नहीं समझ पाओगे। चलिए ये इसके लिए लिस्ट काउंट होगा। अब हम चलेंगे आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। When the screw gauge is fully tightened without any object, यानी कि स्क्रू गेज के जॉज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और ये फुली टाइटेंड है। द जीरो ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिविजन बिलो द मीन लाइन। अब देखिए इसमें जॉज के बीच में कोई वस्तु नहीं है, फिर भी जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के लाइन पर नजर नहीं आ रहा बल्कि 3 डिवीजन से नीचे नजर आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जीरो एरर भी है प्यारे बच्चों। अब एक चीज समझ लीजिएगा, अगर ये स्क्रू गेज पूरी तरीके से सही होता, शुद्ध होता, तो क्या होता कि जब जाज चिपके हुए होते, बीच में कोई वस्तु नहीं होती, तो उस समय प्यारे बच्चों क्या होता कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है ना वो मेन स्केल लाइन पर आपको दिखाई देता। लेकिन इन्होंने कहा कि 3 डिवीजन से नीचे है, इसका मतलब इसमें जीरो एरर है। अब प्यारे बच्चों कैसे जीरो एरर है? कैसी? पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है? दो प्रकार की जीरो एरर होती है, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। तो इसमें से कौन सी है, पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है? इस बात को कैसे जानेंगे? तो प्यारे बच्चों इन्होंने कहा कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल लाइन के नीचे है। तो जब भी नीचे बोले इसका मतलब होगा कि वहां पर पॉजिटिव जीरो एरर है, और अगर बोल दे ऊपर है तो प्यारे बच्चों वहां पर नेगेटिव जीरो एरर होगी। और अगर ये बोल दे कि
मेन स्केल का जो जीरो है वो बेरेली विजिबल है, बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा है, तो भी वहां पर नेगेटिव जीरो एरर ही होती है प्यारे बच्चों। तो इन वर्ड्स को आपको याद रखना है। ऐसे वर्ड्स जहां भी आपको नजर आए तो किस प्रकार के वर्ड से किस प्रकार की एरर आपको समझना है, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, अगर आप उन वर्ड्स को याद रखोगे तो आप समझ जाओगे किसी भी क्वेश्चन में। तो एक बार और सुन लीजिए, अगर बोले कि सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल लाइन के नीचे है तो पॉजिटिव जीरो एरर, और बोले ऊपर है तो नेगेटिव जीरो एरर, या बोल दे कि मेन स्केल का जो जीरो है वो बेरेली विजिबल है, बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा है, तो प्यारे बच्चों वहां भी नेगेटिव जीरो एरर होती है। इन वर्ड्स को याद रखना है, तभी आप क्वेश्चंस को पकड़ पाओगे। चलिए प्यारे बच्चों अब आगे देखिए। तो यहाँ पे 3 डिवीजन से नीचे है, इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर है। और कितनी जीरो एरर है ये निकाल सकते हैं। देखिए 3 डिवीजन से नीचे है, तो एक चीज देखिए, एक डिवीजन घुमाने पर जो सर्कुलर स्केल द्वारा मेन स्केल पर सर्की गई डिस्टेंस है वो तो ये होगी। तो 3 डिवीजन घूमने पर कितनी डिस्टेंस सरकेगा, वही यहाँ पे जीरो एरर है। तो देखिए 3 इंटू 0.005 mm, यही तो सरकेगा भाई। एक डिवीजन घूमने पर इतना सरक रहा है, तो 3 डिवीजन घूमने पर इतना सरकेगा, ये इसके लिए जीरो एरर है प्यारे बच्चों। और ये जो जीरो एरर है पॉजिटिव जीरो एरर है, इसलिए जब हम फाइनल रीडिंग अपनी ले चुके होंगे तो इसको घटाएंगे, फिर तब हमें एक्चुअल रीडिंग मिलेगी। क्यों घटाएंगे? क्योंकि जब वस्तु हमने बीच में फंसाई नहीं थी तब भी इतनी रीडिंग हमें मिल रही है, तब भी इतनी रीडिंग प्यारे बच्चों यहाँ पे मिल रही है, इसलिए इसको लास्ट में हमें घटाना पड़ेगा। ठीक, इस चीज को समझ के चलिएगा, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। अब देखिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। The readings of the main scale and the circular scale for a thin sheet are 5.5 mm and 48 respectively. The thickness of the sheet is, तो यहाँ पे एक थिन शीट की रीडिंग ली गई है। थिन शीट के लिए तो उसको बीच में जब फंसा करके उसकी रीडिंग ली गई, तो रीडिंग किस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर मिली है वो उन्होंने बता रखा है। मिली है 5.5 mm, और साथ ही साथ सर्कुलर स्केल जो है ना वो 48 उसके डिविजन्स घूमे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि 48 डिविजन्स घुमाने पर और कितनी लेंथ ये सरका होगा मेन स्केल पर, उसको भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो 5.5 mm तो साफ साफ दिख रहा है, साथ ही साथ 48 डिवीजन घूमने पर कितनी लेंथ और ये सरकेगा मेन स्केल पर, उसको भी हमें लेना पड़ेगा। अब देखिए एक डिवीजन घूमने पर इतना सरकता है, तो 48 घूमने पर 48 इंटू 0.005 mm। ठीक, ये तो इसके लिए फाइनली रीडिंग हो गई अगर इसमें कोई एरर ना होती, लेकिन इसमें जीरो एरर भी है। कितनी की? इतनी की। और मैंने बोला ये पॉजिटिव जीरो एरर है, तो इसको इसमें घटाना भी पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों इसमें अभी इसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। कितना? 3 इंटू 0.005 mm। ठीक, इस तरीके से ये इसके लिए फाइनल रीडिंग होगी। आपको इसको सॉल्व करके आंसर देना है। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। 5.5 mm प्लस, अब इनको देखो सॉल्व करें तो क्या होगा, 0.005 mm को कॉमन ले ले तो 48 माइनस 3 यानी 45 इंटू 0.005 mm प्यारे बच्चों। अब इसको और अधिक सॉल्व करें हम, प्लस 0.225 mm ऐसा मिलेगा। और अधिक अगर इसको देखें तो ये मिलेगा 725 mm। ये इसके लिए आंसर हो जाएगा 5.725 mm प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये इसके लिए आंसर हुआ। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल पिछली वाली क्वेश्चन के तरीके का है, इसलिए इसको एक बार आप खुद से भी ट्राई जरूर करिएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2016 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, और पिछला जो क्वेश्चन था वो किसी और ईयर में आया हुआ था। इसका मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चंस बिल्कुल एक ही तरीके के हैं। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो एक बार हम पिछला क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर चुके हैं वैसे ही इसको सॉल्व करना है, तो इसको थोड़ा जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। A screw gauge with a pitch of 0.5 mm and a circular scale with 50 divisions is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminum। तो यहाँ पे स्क्रू गेज का जो पिच है वो 0.5 mm है, और सर्कुलर स्केल में जो डिवीजन है वो 50 डिवीजन है। तो प्यारे बच्चों लीस्ट काउंट अगर हम निकालें इस स्क्रू गेज के लिए तो कैसे निकालेंगे? जैसा कि हमने वहां पे किया था, जितना भी पिच है उसका वो अपान में सर्कुलर स्केल में जितने भी डिवीजन है वो प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 50 डिवीजन है, इसलिए ये, तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये निकल के आएगा 0.01 mm प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो गया, इस पर्टिकुलर स्क्रू गेज के लिए लीस्ट काउंट हो गया प्यारे बच्चों ये। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। Before starting the measurement, it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought in contact, the 45th division coincides with the main scale line and the zero of the main scale is barely visible।
अब एक चीज देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि अगर दोनों जॉर्ज के बीच में कुछ भी नहीं है, दोनों जॉर्ज बिल्कुल कांटेक्ट पर हो, चिपके हुए हो प्यारे बच्चों, तो उस समय अगर स्क्रू गेज बिल्कुल शुद्ध है तो सर्कुलर स्केल का जो जीरो होगा वो मेन स्केल लाइन पर ही दिखाई देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वहां पर कुछ जीरो एरर भी होती है। अब यहां पर देखिए, यहां उन्होंने बोला है कि जब बीच में कुछ भी नहीं है, दोनों जॉर्ज चिपके हुए हैं प्यारे बच्चों, फिर भी जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल लाइन पर नहीं है, बल्कि उसका 45th डिवीजन उसके सीध पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जीरो एरर है प्यारे बच्चों। अब यहां पर जीरो एरर है तो कैसे जीरो एरर है, तो इसके लिए आगे पढ़िए। इन्होंने लिखा है द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेरिली विजिबल। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर ऐसा बोल दे कि मेन स्केल का जीरो बेरिली विजिबल है, बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा है, तो वहां पर नेगेटिव जीरो एरर होती है। तो यहां प्यारे बच्चों नेगेटिव जीरो एरर होगी। अब ये एरर कितनी होगी इसको निकालना हमको सीखना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, उन्होंने बोला था कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल लाइन से 3 डिवीजन से नीचे है, 3 डिवीजन से नीचे है। तो ऐसे ही यहां पर भी हमें देखना पड़ेगा कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल लाइन से कितने डिवीजन ऊपर है। इस बार नीचे नहीं देखेंगे, ऊपर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर नहीं है, नेगेटिव जीरो एरर है। इसलिए प्यारे बच्चों सर्कुलर स्केल का जो जीरो होगा वो मेन स्केल लाइन से ऊपर होगा, ना कि नीचे होगा। लेकिन हमें ये देखना है कि कितने डिवीजन ऊपर है, ये देखना है। तो प्यारे बच्चों अगर टोटल जो सर्कुलर स्केल में टोटल डिवीजन है वो 50 है, ऐसा बोला गया है, और मेन स्केल लाइन पर 45th डिवीजन है, 45th डिवीजन, ठीक। अब टोटल कितने हैं 50 डिवीजन। तो अगर एक एक डिवीजन ऊपर चले प्यारे बच्चों तो ये 46, 47, 48, 49, 50 और 0, 50 और 0 वाला ये हो गया। तो कितने डिवीजन ऊपर चलना पड़ा, 1 2 3 4 5 डिवीजन प्यारे बच्चों। यानी कि क्या हुआ कि मेन स्केल लाइन से 5 डिवीजन ऊपर है सर्कुलर स्केल का जीरो, ठीक। तो कितनी जीरो एरर हो गई, तो 5 इंटू इसका लीस्ट काउंट, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था प्यारे बच्चों, 0.01 mm, 0.01 mm, ये इसमें नेगेटिव जीरो एरर है प्यारे बच्चों। अब देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, फाइनल रीडिंग में से जीरो एरर को घटाया था क्योंकि वह पॉजिटिव जीरो एरर थी। इस बार यहां नेगेटिव जीरो एरर है, इसलिए इस बार क्या होगा, फाइनल रीडिंग में प्यारे बच्चों ये एरर जोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये नेगेटिव जीरो एरर है, ठीक है, ये भी समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। What is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 mm and the 25th division coincides with the main scale line? अब देखिए शीट की थिकनेस के लिए उन्होंने कुछ रीडिंग बताई हुई है। क्या बताई हुई है कि इसके लिए जो रीडिंग मिल रही है वो कुछ इस तरीके की मिल रही है, 0.5 mm, साथ ही साथ सर्कुलर स्केल पर 25th डिवीजन यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं मेन स्केल लाइन से। इसका मतलब क्या है, 25th डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं मेन स्केल लाइन से। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि 25 डिवीजन घुमा देने पर सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर कितना सरका हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो एक डिवीजन घुमाने पर इतना सरकता है, तो 25 डिवीजन घुमाने पर 25 इंटू 0.1 mm इतना सरकेगा प्यारे बच्चों। तो ये इसके लिए रीडिंग हो गई, लेकिन इसमें जीरो एरर भी थी और नेगेटिव जीरो एरर थी। तो नेगेटिव जीरो एरर है इसलिए इसमें जोड़ना पड़ेगा वो एरर भी हमें। तो प्यारे बच्चों ये भी हमें जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर ये भी जोड़ना पड़ेगा, ये एरर भी यहाँ पर जोड़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे फाइनल रीडिंग निकलेगी, तो इसको सॉल्व कर ले। रीडिंग जो भी है ये निकल के आ जाएगी। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 + 5 यानी 30 इंटू 0.01 mm। इसको और अधिक सॉल्व करें तो 0.5 mm प्लस 0.30 mm प्यारे बच्चों, यही होना। अब इसको ऐड करेंगे तो 0.80 mm प्यारे बच्चों। तो कुल मिलाकर के 0.8 mm इसका आंसर हो गया। देखिएगा जिस भी ऑप्शन में ये हो वही प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, इफ द स्क्रू ऑन स्क्रू गेज इज गिवन 6 रोटेशंस इट मूव्स बाय 3 mm ऑन द मेन स्केल। इफ देयर आर 50 डिवीजंस ऑन द सर्कुलर स्केल द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज। काफी इजी सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। सर्कुलर स्केल को 6 कंप्लीट रोटेशन करा देने पर ये मेन स्केल पर 3 mm सरक जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर 6 कंप्लीट रोटेशन करा देने पर ये 3 mm आगे सरक जाता है, तो प्यारे बच्चों एक कंप्लीट रोटेशन करा देने पर ये मेन स्केल पर कितना सरकेगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा। अब एक कंप्लीट रोटेशन करा देने पर अगर ये इतनी डिस्टेंस सरकता है, जितनी भी डिस्टेंस हम निकालेंगे प्यारे बच्चों, उसका क्या मतलब हुआ
इन्होंने एक चीज ये भी बोली है कि सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन्स है, तो एक कंप्लीट रोटेशन कराने का मतलब है कि 50 डिवीजन्स हमने रोटेट करा दिया है। 50 डिवीजन्स है ना, तो 50 डिवीजन्स रोटेट करा देने पर इतनी डिस्टेंस हमने देखी कि इतना डिस्टेंस ये मेन स्केल पर सरक जाएगा। तो एक डिवीजन सिर्फ अगर हम रोटेट करें तो ये मेन स्केल पर कितना सरक जाएगा वो डिस्टेंस हमें निकाल लेनी है, और वही प्यारे बच्चों इस स्क्रू गेज के लिए लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से हमें निकालना है। इन्होंने बोला कि 6 कंप्लीट रोटेशन करा देने पर 3 mm की डिस्टेंस ये सरक जाता है किस पर, मेन स्केल पर प्यारे बच्चों। तो एक कंप्लीट रोटेशन करा देने पर ये कितना सरक जाएगा, बिल्कुल आप साफ साफ देख सकते हो, ये प्यारे बच्चों 1/2 mm सरक जाएगा। अब एक कंप्लीट रोटेशन करा देने पर ये 1/2 mm सरका है मेन स्केल पर, इसका क्या मतलब है भाई, एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब है कि 50 डिवीजन से ये रोटेट हुआ। देखिए सर्कुलर स्केल पर 50 डिवीजन बने हुए हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। तो एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब है कि 50 डिवीजन से रोटेट हुआ है ना। तो 50 डिवीजन प्यारे बच्चों रोटेट होने पर 1/2 mm की डिस्टेंस ये मेन स्केल पर सरक रहा है। ठीक, अब हमें निकालना है एक डिवीजन घुमाने पर कितना डिस्टेंस ये सरकेगा, और वही इसके लिए लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक डिवीजन अगर मुझे सिर्फ रोटेट करना हो, सिर्फ एक डिवीजन, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना ये सरकेगा मेन स्केल पर, इतना प्यारे बच्चों। और यहां से हम साफ साफ देखते हैं कि ये है 1/100 mm, या इसी को हम बोल सकते हैं 0.1 mm प्यारे बच्चों। तो ये हो गया इसके लिए लिस्ट काउंट। अब हम ये देखेंगे कि आंसर जो है mm में दिया है या और किसी यूनिट में दिया हुआ है, तो देखेंगे। तो यहां प्यारे बच्चों 0.01 mm कहीं नहीं मैच कर रहा, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इसको सेंटीमीटर में अगर हम चेंज कर ले तो इसी को प्यारे बच्चों में ऐसे लिखूंगा 0.001 सेंटीमीटर। तो इस आंसर को देख लीजिएगा, ये आंसर जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपके लिए सही आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों कुछ और क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैंने सोचा था कि इन क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए क्योंकि काफ़ी इजी से क्वेश्चन है, लेकिन जब मैंने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस बार बार जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि इनको करा दिया जाए। इसलिए मैंने दोबारा से इनके लिए वीडियो बनाना सोचा, तो मैं वीडियो बना रहा हूं और इन क्वेश्चंस को भी मैं पिछले वीडियो में जोड़ दूंगा, तो एक साथ ही आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चंस काफ़ी ईजी है लेकिन बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू पाई अंडर रूट L by G. Measured value of L is 20 centimeter, known to 1 mm accuracy, and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. The accuracy in the determination of G is प्यारे बच्चों। ठीक, अब देखिए G में एक्यूरेसी से संबंधित या G में परसेंटेज एरर से संबंधित जो क्वेश्चन है ये लगभग हर साल पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। बाकी क्वेश्चन काफी आसान है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें टी के लिए एक्सप्रेशन आपके पास है, टी मतलब टाइम पीरियड, इसके लिए आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है और किस तरीके से दिया है, तो ये दिया है टी इक्वल टू बाई अंडर रूट L by G प्यारे बच्चों। तो टी इक्वल टू पाई अंडर रूट L by G। अब इसमें मुझे G में अगर परसेंटेज इधर चाहिए तो मुझे G वाला जो टर्म है वो इधर ले आना पड़ेगा, बाकी सारी चीजों को उधर ले जाना चाहिए। तो इसके लिए प्यारे बच्चों एक काम कर लेते हैं, पहले हम इस इक्वेशन का क्या कर लें, इस इक्वेशन के लिए प्यारे बच्चों दोनों साइड इसका स्क्वायर कर लेते हैं ताकि G को हम इधर ला पाए। तो चलिए अब G को इधर ले आते हैं प्यारे बच्चों, तो कुछ इस तरीके से ये एक्सप्रेशन नजर आएगा, इस तरीके से। अब प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को आपने बहुत सॉल्व किया होगा। अगर मुझे इसमें परसेंटेज एरर चाहिए तो सबसे पहले तो मैं लॉग लूंगा, उसके बाद चीजों को डिफरेंशिएट करूंगा और फिर उसके बाद आगे का काम होगा। तो चलिए अगर हम लॉग ले और उसके बाद चीजों को डिफरेंशिएट करें तो जो एक्सप्रेशन नजर आएगा वो कुछ इस तरीके का प्यारे बच्चों नजर आएगा, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन नजर आएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो नजर नहीं आएगा क्योंकि लॉग लेने के बाद जब हम चीजों को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो कांस्टेंट वाले टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, तो इसलिए वो यहाँ पर नजर नहीं आएंगे, बाकी सारी चीजें नजर आएंगी प्यारे बच्चों। चलिए अब अगर मुझे इसमें परसेंटेज इधर चाहिए तो इनमें हम क्या कर लेंगे, इनमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हुए परसेंटेज का साइन लगाते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे इस तरीके से। तो इस तरीके से भी हम सारी चीजों को कर लेंगे। अब देखिए मुझे इसमें परसेंटेज इधर निकालनी हो अगर तो इधर वाली चीजें मुझे पता होनी चाहिए, मतलब मुझे डेल्टा L और L पता होना चाहिए और डेल्टा T बाई T
पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो एक चीज देखिए, क्वेश्चन में डेल्टा एल और एल तो पता है, क्योंकि एल के लिए बोला गया है कि ये 20 सेंटीमीटर है, और जिस भी इंस्ट्रूमेंट से एल को मापा गया है उसके लिए जो एक्यूरेसी है वो 1 mm है। इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm है। और प्यारे बच्चों, लीस्ट काउंट की क्या हो जाएगा, इरर हो जाएगी, जो भी हो सकती है उसमें, ठीक। तो जो मैक्सिमम इरर इसमें हो सकती है वो लीस्ट काउंट के बराबर यानी 1 mm के बराबर होगी। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 mm, और एल क्या होगा 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये तो पता है। इसके लिए क्या करेंगे, ये क्या है, टी क्या है, ये प्यारे बच्चों एक ऑस्किलेशन के लिए जो टाइम लगेगा वो है, ठीक, क्योंकि ये टाइम पीरियड है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 100 ऑस्किलेशंस के टाइम को एक साथ नाप लिया है। 100 ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगा ये देख लिया इकट्ठा, एक बार में, ठीक। और ये मिला इनको 90 सेकेंड, ठीक। इन्होंने एक ऑस्किलेशन के लिए टाइम नहीं देखा, सीधे 100 ऑस्किलेशन के लिए टाइम देख लिया, और वो मिला 90 सेकेंड, ठीक। और जिस भी घड़ी से मापा उसके लिए जो मैं कहूं कि लीस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड है प्यारे बच्चों। तो इस पूरे नापे गए टाइम में जो 90 सेकेंड का टाइम मापा गया, इसमें 1 सेकेंड की एरर भी हो सकती है प्यारे बच्चों, ठीक। तो एक साथ नाप लिया गया है, ना कि एक ऑस्किलेशन को मापा गया। तो कैसे करेंगे वो देखिएगा जरा। यहां पर हमारे पास टी की वैल्यू नहीं है, ठीक, यहां पे टी की वैल्यू नहीं है, बल्कि टोटल टाइम की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए, अगर हम मान लें कि टोटल टाइम हमारे पास जो है वो स्मॉल टी है, अगर ऐसा मान लूं तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा। देखिए, नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस, अगर मैं मान लूं नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस n, अगर मैं ऐसा मान लूं कि नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस n है, और एक ऑस्किलेशन में जो टाइम लगेगा वो होगा टाइम पीरियड, और जो होगा टाइम मतलब टी, है ना। तो एक ऑस्किलेशन में जितना भी टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, जिसको हमने कैपिटल टी से दिखाया हुआ है। तो देखिए, एक ऑस्किलेशन में लगा हुआ टाइम इनटू नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस, ये क्या हो जाएगा टोटल टाइम, और टोटल टाइम को हमने माना स्मॉल टी। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर इसी में अगर हम चीजों को आगे सॉल्व करें, मतलब लॉग लेने के बाद चीजों को डिफरेंशिएट करें, तो किस तरीके की चीजें नजर आएगी। तो ये चीज नजर आएगी ऐसी प्यारे बच्चों चीज नजर आएगी। फिर यहाँ पे n वाला टर्म नजर नहीं आएगा, क्योंकि लॉग लेने के बाद जब हम चीजों को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो कांस्टेंट होने की वजह से इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और हमें केवल ये मिलेगा। और इसी में अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालनी हो, प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, सभी में 100 से मल्टीप्लाई करते हुए परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। तो यहां से हम देख सकते हैं कि डेल्टा टी बाई टी इंटू 100% ये इक्वल है टोटल टाइम, मतलब टोटल टाइम में यहाँ पर अपान में ले ले, और यहाँ टोटल टाइम में जो एरर हो सकती है वो इंटू 100%। तो यहाँ पे इसके लिए हम ये लेंगे, ठीक है, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधे ये लिख लेता हूँ प्यारे बच्चों, ये हम लिख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू आसानी से हमें पता है इसमें। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा एल है 1 mm। देखिए, इसमें जो मेरी जो भाषा है वो थोड़ा लड़खड़ा करके अजीब सी निकल रही है, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है, मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम है ज़्यादा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा, है ना। चलिए, तो डेल्टा एल है 1 mm और एल है 20 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। अब एक चीज देखिएगा, अगर ऊपर mm में हमने चीजों को लिया है तो नीचे भी mm में लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब यूनिट हमें सेम चाहिए, ठीक है। तो अगर ऊपर हमने mm में चीजों को ले लिया है तो नीचे भी mm लेना पड़ेगा। तो ये l है कितना 20 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे इसे mm में चाहिए, तो 200 mm ऐसा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर को अगर हम mm में बदलेंगे तो 200 mm आएगा प्यारे बच्चों, इंटू 100% प्लस 2। अब डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी 1 सेकेंड है, टोटल टाइम इन्होंने नापा है 90 सेकेंड का। अब इसमें 1 सेकेंड की एरर भी हो सकती है, तो डेल्टा टी की जगह पे 1 सेकेंड अपान में टोटल टाइम है 90 सेकेंड, ठीक है, इंटू 100%, ठीक। अब सेकेंड से सेकेंड mm से mm कैंसिल, इस 100 में 2 जीरो है, इधर भी 2 जीरो, तो ये कैंसिल, तो ये 1/2 बचेगा। तो 1/2 मतलब 0.5% प्यारे बच्चों। अब इस इधर देखो, इधर क्या मिल रहा है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऊपर बचा 20/9, तो 20/9 बचा। 20/9 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, 20/9 का मतलब क्या हुआ 2.222 ऐसे चलता रहेगा परसेंट प्यारे बच्चों, ठीक। अब इसको अगर हम ऐड करने जाए तो देखिए क्या मिलेगा 2.7222 ऐसे चलता रहेगा परसेंट प्यारे बच्चों, ठीक। तो इसको देखिए कोई ऑप्शन है क्या ऐसा,
इसमें प्यारे बच्चों 2.72 ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं हुआ, तो इसके सबसे नजदीक जो ऑप्शन है वो कौन सा है? तो सबसे जो नजदीक वाला जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो है 3%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 3% इसके लिए आंसर होगा। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना था। ऐसे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं प्यारे बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। चलिए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, और ये ईयर में हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो काफी आसान से क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पर सीधे ही लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई को बताया गया है, एक डायोड में करंट को बताया गया है, और किस तरीके से बताया गया है वो जरा देख लीजिए। ये करंट है कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों, इस तरीके से प्यारे बच्चों, मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर ये इसकी यूनिट है, ठीक है प्यारे बच्चों, इससे घबराना नहीं है। तो करंट और वोल्टेज में एक रिलेशन बताया गया है एक डायोड के लिए, जैसा कि उन्होंने बोला है द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ ए डायोड इज गिवन बाय दिस, ठीक। तो करंट और वोल्टेज में रिलेशन बताया गया है एक डायोड के लिए। अब देखिए उन्होंने क्या बोला इसमें कि जो V है इसमें एक एरर है, कितने की प्यारे बच्चों, वो है प्लस माइनस 0.01 वोल्ट, इतने की एरर इसमें हो सकती है, किसमें? वोल्टेज में, यानी कि ये डेल्टा V है प्यारे बच्चों, डेल्टा V बोलूं या DV बोलूं, ठीक, ये इतना है प्यारे बच्चों, ठीक। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने लास्ट में क्या बोला कि करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर एट 300 केल्विन, यानी कि जो करंट है आई ये कितनी है? 5 मिली एम्पियर है प्यारे बच्चों, करंट कितनी है? आई 5 मिली एम्पियर है, और टाइम कितना है? टाइम नहीं, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन, ठीक। अब उन्होंने लास्ट में हमसे इसमें पूछा है एरर इन द वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पियर, यानी करंट में क्या एरर होगी हमें ये बताना है। तो करंट में एरर, यानी कि प्यारे बच्चों मुझे डेल्टा आई की वैल्यू बताएंगे, डेल्टा आई या इसी को मैं डी आई बोल, डीवी और डी आई से व्यक्त कर रहा हूं, ठीक है। ये डीवी की वैल्यू है हमें जो पता है, और डी आई हमें निकालना है, ठीक। टेम्परेचर के लिए कोई एरर दी नहीं गई है, इसका मतलब टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट की तरह लेकर चलना है। अब ऐसे क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में एक काम हम करते हैं, पहले तो हम लॉग ले लेते हैं, फिर चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब देखिए लॉग लेना कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक। जरूरी क्या होता है? डिफरेंशिएट करना, ठीक। तो लॉग लेना जरूरी नहीं होता, लेकिन डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है। अब लॉग इसलिए लिया जाता है क्वेश्चंस में ताकि कैलकुलेशन को आसान बनाया जा सके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर लॉग ले ले तो कैलकुलेशन और कठिन हो जाती है। तो आपको चीजों को ध्यान से समझना होगा क्वेश्चन में कि यहाँ पर लॉग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब देखिए इसको लॉग लेकर के भी कर सकते हैं और बिना लॉग के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें लॉग लेना है तो डायरेक्टली लॉग अगर आप ले लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक। अगर लॉग लेना है तो इस -1 को पहले इधर ले आओ, ठीक, फिर लॉग लो प्यारे बच्चों, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मैं तो कहता हूं कि इसको बिना लॉग लिए सॉल्व कर लो तो क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं इसको बिना लॉग लिए सॉल्व कर रहा हूं, चलिए देखिएगा, सीधे इसको डिफरेंशिएट कर लो, सीधे, ठीक। अब देखिए ये इसकी यूनिट है, इसमें घबराना नहीं है, आपको सीधे ही इसमें डिफरेंशिएट करना चीजों को। तो डिफरेंशिएट करो आई को, तो ये डी आई हो जाएगा। इधर देखिएगा यहाँ पे ई के पावर में एक्स होता है जब, तो उसका डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? ई के पावर में 1000 v बाई टी। अब मुझसे थोड़ा सा अजीब सी बातें निकल रही है मुंह से, बता दिया ना कि तबीयत सही नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए e के पावर में 1000 v बाई टी ये होगा, क्योंकि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। इसके बाद इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो इसमें देखिएगा t को कांस्टेंट की तरह लेके चलना है, जैसा कि मैंने बोला इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल निश्चित है, ये फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, इसलिए कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, इसलिए ये कांस्टेंट है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इसमें इसका होगा तो इसमें 1000 बाई टी ये कांस्टेंट की तरह लिया जाएगा, इसलिए बाहर निकल के आएगा। और जो b होगा इसमें जो है इसका जो है डिफरेंशिएशन होगा, तो b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv, कितना? dv प्यारे बच्चों। अब इसके बाद -1 का होगा तो इसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 क्या है? ये कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक। तो इतना हो गया। अब इसमें डायरेक्टली केवल हमें वैल्यू रख लेना है, डी आई की वैल्यू मुझे निकालना था, e के पावर 1000 v बाई टी, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, कैसे पता है? देखिए e के पावर 1000 v बाई टी की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो -1 को इधर ले आओ, तो i+1 क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी जगह पे रख दिया हमने i+1 प्यारे बच्चों, ठीक है, इनटू 1000
बाई टी इंटू डी, ये इसको भी यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब चीजों को सॉल्व करो, देखो वैल्यू रखो यहाँ पे। आई की वैल्यू हमने बोली है 5 मिली एम्पियर, तो 5 प्लस 1 इंटू 1000 बाई टी, टी कितना है 300 केल्विन, ये 300 इंटू डी भी कितना है ये 0.01 प्यारे बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब देखिए ये 6 हो गया, अब ये 6 इस 3 से कैंसिल करोगे तो 2 टाइम चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 10 है और यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि ये कितना है 10 टू द पावर -2, तो कुल मिलाकर के ये हो गया 0.2 मिली एम्पियर प्यारे बच्चों। तो डी आई क्या हो गया 0.2 मिली एम्पियर, यही इसके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आई में एरर हो सकती है, तो ये इसका आंसर रहा। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मतलब एरर चैप्टर में हमने इतना पढ़ा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट को प्यारे बच्चों। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।